This conference will now be recorded. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि the following amounts have been extracted from the financial statement of Lithops Limited 2019 और 2020 का हमें डाटा दे दिया गया है, जिसमें सेल्स भी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, और साथ ये लिखा गया है कि all sales and purchases are on credit basis। इसमें रिक्वायरमेंट को जो स्टूडेंट्स गौर से नहीं पढ़ते उन्होंने भी मार्क खा जाते हैं सवाल करते हुए। यहाँ पर उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है कि आपने फार्मूला के अंदर 360 डेज इस्तेमाल करने हैं, 365 डेज इस्तेमाल नहीं करने। हम नॉर्मली आपको पता है कि हम 365 डेज का फार्मूला लिखते हैं एक साल के अंदर नंबर ऑफ डेज को, बट जब वो उसने कह दिया है कि आपने 360 डेज इस्तेमाल करने हैं तो हमने भी 360 डेज इस्तेमाल करने। कहता है आप लोगों को कहता है कि जी कैलकुलेट करो वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज फॉर 2020, और फिर उसने ये भी कहा है साथ कि आप सजेस्ट 4 पॉसिबल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू रिड्यूस वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज। और आपको पता है जितना वर्किंग कैपिटल साइकिल कम होता है किसी भी कंपनी के लिए उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, फायदामंद होता है। तो वो कहता है कोई 4 सजेशन दो आपने कि हम वर्किंग कैपिटल कम कर सकें। तो सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में मेरे ख्याल में जो वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा किसी को कोई इशू नहीं आया होगा, तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन को, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने पहले पेपर नहीं दिया हुआ कैफ का कोई, तो आप देखेंगे कि हर सॉल्यूशन शीट के ऊपर इस तरह से 3 बॉक्स बने होते हैं। तो आपने इस पहले बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। उसके बाद आप चाहो तो कंपनी का नाम लिख लो, नहीं तो ना लिखो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लिथोप लिमिटेड है और उसने हमसे क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। तो यहाँ पर ए पार्ट भी लिखना है, हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल इन डेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल, हमें पता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल डेज में फार्मूला क्या लगता है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, और साथ लिखेंगे वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1। फिर हम लिखेंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड, वर्किंग नंबर 2। ये आपने सवाल किया हुआ है, आप दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है। एवरेज पेमेंट पीरियड, वर्किंग नंबर 3 या वर्क जो भी होगा। ये लिखने के बाद हम वर्किंग करेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर या उसके भी नेक्स्ट पेज के ऊपर कि आपने आपको लगता है ना कि सपोज दैट 2 पेजेस के ऊपर आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो 3rd पेज के ऊपर आप एक कॉलम दोगे वर्किंग का, वर्किंग नंबर 1। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का फार्मूला लिखते हैं, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। हेलो, क्या फार्मूला पड़ा है इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का?
इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड का क्या फार्मूला हमने पढ़ा है? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। अब हमने करना है मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। एवरेज इन्वेंट्री आप चेक करें जरा, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। 75 प्लस 93 जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो कितना आ रहा है एवरेज इन्वेंट्री? 84 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स सिर्फ और सिर्फ 2020 के लिए नहीं है, क्योंकि हमने 2020 का वर्किंग कैपिटल बना रहे हैं। 378 मल्टीप्लाइड बाय 360। आंसर बता दें। 80 सर। 80 डेज। फिर हम वर्किंग नंबर 2 करेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको पता है कि उसका जो फार्मूला बनता है एवरेज डेटर्स ओवर नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर जी 2020 और 2019 की वर्किंग अलग-अलग नहीं हम कर सकते? उसने सिर्फ हमें 2020 का पूछा है, तो हमने सिर्फ 2020 का बताना। ठीक हो गया। सिर्फ 2020 का बताएंगे। ठीक होगी बात। चले जनाब, एवरेज डेटर बताएं फिर कितने आ रहे हैं? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। कितने आ रहे हैं? 85। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 87.5 डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स 2020 की बतानी है बस 500 मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। कितना आंसर आ गया जनाब हमारा? 63 डेज। गॉट इट। वर्किंग नंबर 3। अब यहां पर आए जरा, जब हम वर्किंग नंबर 3 लिखते हैं पूरे सवाल के अंदर, यहां पर थोड़ा ट्रिकी काम था। अगर था तो, वैसे तो ये ट्रिकी काम है नहीं, अगर कोई ट्रिकी काम था तो क्या है? हमने जब एवरेज पेमेंट पीरियड का फार्मूला लिखा तो फार्मूला था एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। अब मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो जाता है कि आपको क्रेडिट परचेजेस क्वेश्चन के अंदर नहीं बताई होती। उसके लिए आपने करना क्या है? 2 केसेस हैं। अगर क्रेडिट परचेजेस ना गिवन हो तो आप लोग, अगर स्टॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है तो स्टॉक का अकाउंट बना लें,
और अगर स्टॉक का अकाउंट नहीं बना सकते तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट परचेजेस की जगह आप इस्तेमाल कर लिया करो। ये कब करते हैं? जब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप परचेजेस फाइंड कर सको, तो तब कॉस्ट ऑफ सेल को परचेजेस समझा जा सकता है, नॉर्मल रूटीन में नहीं। जब एक्सट्रीम केसेस आ जाए कि आपको ना परचेजेस गिवन है ना आप फाइंड कर सकते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल को ही क्रेडिट परचेजेस की जगह इस्तेमाल कर लिया करें। तो यहां पर हम स्टॉक का लेजर बना लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्टॉक का लेजर की इंफॉर्मेशन गिवन है। स्टॉक का ब्रोडन कितना है? 75। और कैरी डाउन कितना है? 93। कॉस्ट ऑफ सेल क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है तो हम यहां से परचेजेस फाइंड कर लिया करेंगे। परचेजेस हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। कॉस्ट ऑफ सेल है 378। हमारे पास परचेजेस आ गई 396। गॉट इट? चलें, अब हमारे पास परचेजेस आ गई, फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। 396 और एवरेज क्रेडिटर्स बता दो। एवरेज क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय 2, 66 डिवाइडेड बाय 396 परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय 360 डेज। जी आंसर क्या आ गया? 60 डेज। सारी वर्किंग पूरी होने के बाद हम अपने सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। जी जनाब, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हमारा आया था 80 डेज। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 83 डेज। और पेमेंट पीरियड कितना आया था? 60 डेज। ऐसा ही है। कलेक्शन पीरियड 63 है। हमारे पास कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ गया 83 डेज। इसका मतलब है 83 डेज में हमारी कैश की रोटेशन होती है। विद इन 83 डेज कैश की रोटेशन होती है। ओके की बात। अब ये तो उसने एक सवाल पूछा था, ये है 4 नंबर का। मुझे लगता है 1 नंबर इसका होगा, 1 नंबर इसका होगा, 2 नंबर इसके होंगे, क्योंकि इसकी वर्किंग भी तो थी ना। अब उसने कहा था क्योंकि जितना कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा, इसका मतलब है हमारे पास कैश फ्लो उतने दिनों के अंदर रोटेट हो जाएगा। तो फायदा उसमें है कि जितना कम कैश ऑपरेटिंग साइकिल हो उतना फायदा होता है। अब सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, पेपर में ये चीज ज्यादा रिमार्क्स के बारे में, क्योंकि कैश फ्लो रेशो के अंदर याद रखें, कभी भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया कि रिमार्क्स ना लिखने हैं, तो इसलिए रिमार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इतने मुश्किल नहीं होते। अब उसने कहा इसको कम करना है। कम करने के लिए हमें इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम करना पड़ेगा, कलेक्शन पीरियड कम करना पड़ेंगे और इसको ज्यादा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये आंसर जो होगा कम होगा। हम इस तरह की रीजंस लिखेंगे। अब पहली मैं रीजन लिखने लगता हूं कि हाउ टू इंप्रूव कैश ऑपरेटिंग साइकिल।
पहली रीजन हम कहते हैं कि गिव, जो आई कैप ने भी लिखा हुआ है, गिव मोर इंसेंटिव टू कस्टमर आप अपने कस्टमर को इंसेंटिव्स दें, इंसेंटिव्स का डिस्काउंट अलाउ करें या कोई और ऑफर कराएं कि वो टाइम पर पे करें या बिफोर टाइम पे करें, दैट पेड ऑन टाइम या बिफोर टाइम, जल्दी कलेक्शन हो जाएगी। नंबर 2, इफेक्टिव सेलिंग पॉलिसीज आप सेलिंग पॉलिसीज इफेक्टिव बनाएं और ऑफर करें ट्रेड डिस्काउंट, उससे क्या होगा, आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो, मेक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट collection policies, make effective and efficient collection policies, कि आप अपने डेटर्स को इफेक्टिव, और इसमें क्या है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े सख्त कर दें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिसमें बैड डेट्स या लेट पेमेंट का यानी चांस कम हो जाए। और वो कहते हैं अवॉइड टू सेल्स दोज कस्टमर whose previous record is not satisfactory। प्रीवियस रिकॉर्ड से मुराद यह है कि वो लोग जो पहले भी पैसे नहीं देते थे या पैसे लेट कर देते थे, उनसे अवॉइड करें कि उनको सेल्स करें। ओके होगी बात। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, हम बस ऐसे उसने 4 कहा था और पेपर में आपने 4 ही लिखनी है। ये तो हमारी डिस्कशन है तो हम जितनी मर्जी लिख लें, लेकिन पेपर में आपने 4 ही लिखनी है। फिर उसके बाद आपने क्रेडिटर की भी एक लिख देनी है कि क्रेडिटर्स को हम लेट थोड़ा सा पेमेंट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि अवेल एक्सटेंडेड, ट्राई टू अवेल extended credit terms with supplier ओके की बात। पेपर में आपने सिर्फ 4 ही लिखनी है, ओके की बात। और इससे आपके इंशाल्लाह 7 नंबर ये पूरे हो जाएंगे। डन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया जो आपने कल करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमने कल कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस में नहीं है। आंसर मैं दिखा देता हूं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आंसर दिखा दें। इसके एमसीक्यूज एंड पे सॉल्व करते हैं। पहले
हम कैश फ्लो का क्वेश्चन कर लें, और आज हमने कैश फ्लो का क्वेश्चन भी करना है और साथ इंशाल्लाह IAS 16 का भी क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन हमने कंप्लीट ही करना है जी जनाब। जिसने सॉल्यूशन देखना है वो देख लें। सर जी जरा जूम आउट कीजिएगा। जी जी कर दिया कर दिया। जी ये इसके रिमार्क्स हैं, पहले आप रिमार्क्स को देख लीजिए। यहां तक ये रिमार्क्स हैं। आपने उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग यहाँ पर भी है। ये डन। चलो जी नेक्स्ट कैश फ्लो का क्वेश्चन निकालें। नेक्स्ट कैश फ्लो का क्वेश्चन निकालें। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाना है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? IAS 16 का भी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाना है। कल जितना हो गया था मजीद उससे आगे हमने करना है। चले जनाब। और MCQs वाले जो क्वेश्चन है वो भी हमने करने हैं, लेकिन एंड पे पहले हम कैश फ्लो को देख लें पहले। चले आ जाए जनाब, कैश फ्लो के क्वेश्चन पे आ जाए। लिखा हुआ है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ SL फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2021। आपको ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स दे दिए गए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, इंश्योरेंस क्लेम, उसके बाद एडवांस टू सप्लायर्स, कैश एंड बैंक बैलेंसेस। फिर उसके बाद आ जाता है शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट। अब ये शेयर प्रीमियम की जगह शेयर डिस्काउंट आया हुआ है। उसके बाद है रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लॉन्स, ट्रेड पेबल्स, एक्रूड एक्सपेंसेस, करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लॉन। डन। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा सवाल हो गया है तो क्या हम मीटिंग लीव कर दें? मेरे भाई आपको कोई इशू तो नहीं है, लेकिन अगर आप देख लें तो उसका ये एक फायदा हो जाएगा कि अगर कोई नई चीज आपने किसी और अंदाज में की हो और एक्चुअल में किसी और अंदाज से हो, क्योंकि आंसर ठीक आ जाता है। जस्ट ये होता है कि इसकी प्रेजेंटेशन खराब हुई, नहीं खराब करनी। ठीक है। उसके बाद है जनाब सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गेन ऑन डिस्पोजल, और ये चीज उसने नई बता दी। लिखा हुआ है लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब लॉस देना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस देंगे हम। क्या लिख देंगे? जहां लिखते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वहां पर सिंपल लॉस लिख देंगे। लेकिन मसला यह है कि उसने लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट नहीं लेते। इट्स मीन कि अभी इंटरेस्ट फाइंड करना है, इंटरेस्ट भी माइनस करने के बाद फिर लॉस इससे ज्यादा होगा अगर सवाल के अंदर इंटरेस्ट है तो। ये बात याद रखें। अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ी सी जल्दी में बिफोर का वर्ड इस्तेमाल देख के लिख देते हैं कि जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस। तो ये लॉस है बिफोर इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट अभी इसमें रिकॉर्ड होना है।
फिर अदर इंफॉर्मेशन में वो लिखा है कि SL डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड 10%। ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। ऑन 30 सितंबर 2020 विच वाज पेड इन दिसंबर, मतलब डिक्लेयर भी इसी साल हुई और पे भी हो गई। इसका मतलब है ये इसी साल का ही डिविडेंड है। 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड इन मई 2021। ठीक है, नए शेयर इशू किए हैं, कैश टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इस सवाल के अंदर। तीसरी, बड़ा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। इंश्योरेंस क्लेम जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप ऊपर सवाल देखें तो यहां पर इंश्योरेंस क्लेम आपको नजर आ रहा होगा। इंश्योरेंस क्लेम 31 पिछले साल था, इस साल पूरे का पूरा रिसीव हो गया है। कहता है ये है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसका मतलब ये है, एग्जामिनर चाहता है कि इसका जो चेंज है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर नहीं लिखना, बल्कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है। आपको याद होगा कि नॉन करंट एसेट का कोई रिसीवेबल हो या पेएबल हो, नॉन करंट एसेट का कोई भी रिसीवेबल हो या पेएबल हो, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करते हैं। किसी और जगह होगा तो उस वहां से हम इग्नोर कर देते हैं। ओके होगी बात? चलें जनाब, आगे कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। वो कहते हैं द प्लांट हैड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ₹63 मिलियन एंड 72 मिलियन रेस्पेक्टिवली। हम किस साल का लेजर बना रहे हैं, किस साल का कैश फ्लो बना रहे हैं? 2021 का। और ये प्लांट बेचा है 2020 में। इसका मतलब ये हुआ कि इसका गेन या लॉस का कोई चक्कर नहीं आएगा इस साल, ये पिछले साल की इंफॉर्मेशन है। तो इस साल का गेन या लॉस या फॉर द ईयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं आना इसका। ये पिछले साल बिका था, हाँ इसकी इंश्योरेंस हुई है, वो इस साल मिल रही है, उसका कैश फ्लो इस साल आएगा, क्योंकि कैश फ्लो इस साल हो रहा है इसका, लेकिन ये सेल आउट पहले ही हो गया था, तो इसलिए इसका गेन लॉस हमने कंसीडर नहीं करना। उसके बाद वो चौथा पॉइंट कहता है ड्यूरिंग द ईयर एसएल डिस्पोज्ड ऑफ इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड बुक वैल्यू 75 एंड 35 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये है इस साल का, ये इसी साल ही होगा, उसने लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर। फिर वो कहता है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट। कहता है जो करंट पोर्शन ऊपर लोन लिखा हुआ है ना, उसके अंदर पिछले साल का 5 मिलियन इंटरेस्ट है और इस साल का, सॉरी इस साल का 5 और पिछले साल का 1 मिलियन। फिर वो कहता है ट्रेड पेएबल इंक्लूड 14 मिलियन पेएबल अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है जो कि पेएबल है, लेकिन है किस में मौजूद? ट्रेड पेएबल के अंदर। तो हम जब ट्रेड पेएबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेंगे तो उसमें 14 मिलियन माइनस करके लेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गाहे बगाहे पढ़ी हुई है। गॉट इट? अब हम इसको सवाल को हल करते हैं, एक साइड पे हल करना शुरू कर देते हैं और एक साइड पर उसकी वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जनाब, तो ये एसएल था, शायद जो भी नाम था नाम लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021, सॉरी 30 जून 21। और क्योंकि इंफॉर्मेशन वैसे तो डायरेक्ट ना बताया हो तो जिससे मर्जी कर लो, और हम प्रेफर कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड्स। नाम बताया हो तो जिस मेथड से मर्जी कर लो, जो आपको आसान लगे या जिसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन हो, बट अगर सवाल के अंदर बताया हो तो कोशिश करना वही अडॉप्ट, बल्कि जब सवाल में बताया तो फिर तो हमारे अज्यूम करना ही नहीं है।
तो अभी हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, अगर किसी ने डायरेक्ट मेथड से करना हो तो लाजमी करे और करके मुझे उसका सोल्यूशन भी सेंड करे। ठीक है, कि अगर उसमें कोई गलती है तो मुझसे पूछ ले। ओके होगी बात। तो चलें जनाब, हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जी जनाब, सबसे पहले लिखेंगे लॉस फॉर द ईयर, क्योंकि इसके अंदर लॉस आ रहा है, प्रॉफिट नहीं है, और वो भी हमसे वर्किंग से ही फाइंड होगा क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट गिवन ही नहीं है। डन। फिर हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करते वक्त भी सबसे पहले हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्किंग नंबर 2। फिर इसमें इंटरेस्ट का जिक्र है, वो भी लिख लेते हैं। वैसे तो हमने काम करना है इंटरेस्ट एक्सपेंस, वर्किंग करना शुरू कर देंगे। लिखने का मकसद ये होता है कि सवाल हमारा जल्दी सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जो जो चीजें हमें नजर आ रही हैं कम अज कम वो तो लिखेंगे ना। फिर क्वेश्चन के अंदर गेन और डिस्पोजल भी गिवन है, जो 2021 में बेचा है उसकी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, उसके बाद और भी कोई चीज आएगी तो हम जरूर लिखेंगे, लेकिन ये चीजें हमारे सामने हैं इसलिए ये हम पहले फाइंड करते हैं। तो जनाब सबसे पहले वर्किंग नंबर 1 रिटेन अर्निंग का लेजर बनाते हैं। वर्किंग नंबर 1 रिटेन अर्निंग। ब्रॉड ऑन कितना है रिटेन अर्निंग का? 315। हाँ जी, ये आपके सामने सवाल है, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब आप मेरे साथ सोल्यूशन कर सॉल्व करें ना, जब आप पहले क्वेश्चन सॉल्व हुआ होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, 315 है, कैरिड ऑन 220 है, और डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताई हुई है 10%, और ये हमेशा ओपनिंग कैपिटल रहती है 10%, और ये हमेशा किस पे होंगी? ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो 500 का 10% हम ले लेंगे, 500 का 10% ले लेंगे तो डिविडेंड हमारा 50 आ जाएगा। डन। इसके अलावा पूरे सवाल के अंदर रिटेन अर्निंग को हिट करने वाली कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई, तो हम क्लोज करेंगे। नॉर्मली प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आता है, लेकिन क्योंकि ये लॉसेस आ रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 45, दैट इज लॉस फॉर द ईयर, दैट इज लॉस फॉर द ईयर। इसी सवाल के अंदर यहां पर हम एक और छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें, ये जो लास्ट में बताया हुआ है 21, ये लॉस बताया है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के और टोटल लॉस हमारा है 45। इंटरेस्ट से पहले था 21, इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के बाद लॉस है 45, तो इंटरेस्ट कितना हुआ इसमें? 24 का, और ये है इंटरेस्ट फॉर द ईयर। मतलब हमने पहले लॉस या प्रॉफिट वो फाइंड किया, और इंटरेस्ट से पहले की भी अमाउंट हमें बताई हुई है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो दो चीजें हमने फाइंड कर ली वर्किंग नंबर 1 से ही, तो 45 हमारे पास आ गया
लॉस फॉर द ईयर। डेप्रिसिएशन हम फाइंड कर लेते हैं और ये भी वर्किंग नंबर 1 ही है तकरीबन, और वहां से कितना आ गया 24। गेन और डिस्पोजल क्वेश्चन के अंदर गिवन है 75 से। जो दूसरा एक और एसेट की सेल नजर आ रही होगी क्वेश्चन के अंदर आपको, वो जो सेल है ना वो इस साल की नहीं है, उसका गेन या लॉस नहीं आना। डन। अब जरा डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर लेते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर ये मुझे इंटरेस्ट के बारे में दोबारा बता दें। देखिए आपके पास ये जो लॉस की अमाउंट आ रही है ना, ये 45 है और ये है आफ्टर इंटरेस्ट, ये टोटल लॉस है। इंटरेस्ट से पहले 21 लॉस था, इंटरेस्ट के बाद 45 लॉस बन गया। इसका मतलब है मजीद आपने कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, 24 मजीद एक्सपेंस किया, या जो इसका डिफरेंस था वो इंटरेस्ट की वजह से आ रहा था। डन। अब आ जाते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। जी जनाब, डेप्रिसिएशन के लिए हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन के लिए हमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा लेजर है। वर्किंग नंबर जो भी 3 है 2 है 3 कर लेते हैं। जी जनाब, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉडन कितना है? 262। ब्रॉडन हो गया 262। कैरी डाउन कितना हो गया? 300। जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने खुद बताई हुई है। कैसे? 40 उसकी बताई है, 40 उसकी बुक वैल्यू भी बताई है। दोनों को माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 78 क्योंकि उसकी कॉस्ट और उसकी बुक वैल्यू है 35। क्लोज कर देंगे, डेप्रिसिएशन हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 78। ठीक है जनाब, चलें जी। हमारे पास ये लॉस को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि आउटफ्लो है हमारा एक तरह का। 78। डन। और कोई चीज हम अपने सवाल में देखते हैं कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो वर्किंग कैपिटल में आएगा, सॉरी एडजस्टमेंट में आएगी। और कोई भी चीज नहीं है, अगर आप गौर फरमाएं, कि जो प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आए। डन। चलें जी, तो आज जरा लिखें प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव या नेगेटिव? 40 आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। -45 प्लस 78 प्लस 24 -70। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस को लेते हैं। ये जरा ध्यान से, इसमें कुछ गलती हो सकती है। देखें करंट एसेट्स, पहले तो आप जाएं इन्वेंट्री के ऊपर। इन्वेंट्री का चेंज बताएं। 9 इंक्रीज हो रहा है 29, इंक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री 29। फिर जाएं जनाब डेटर्स के ऊपर, रिसीवेबल्स के ऊपर। 204 से 177 कम हो रहा है।
डिक्रीज इन रिसीवेबल 27। उसके बाद अगर इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं बताया होता तो फिर इंश्योरेंस क्लेम का भी डिफरेंस लेते, बट उसने कहा है ये इंश्योरेंस क्लेम जो आ रहा है ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड, तो इस इंश्योरेंस को उधर ही जाकर 31 इनफ्लो शो कर देंगे, क्योंकि है तो ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इफेक्ट वैसे ही लेना है जैसे इसका बनता है, लेकिन हम लिखेंगे जाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि ये जो कैश हमें इंश्योरेंस मिला है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का था, पिछले साल नहीं मिला था, इस साल मिल गया तो इस साल का कैश फ्लो लिख दे। तो इसलिए अगर ना बताता तो इधर ही लिखते, इसका भी डिफरेंस उसने बता दिया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखी। हाँ इधर लिख दोगे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका बराबर आ जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन खराब हो जाए। एडवांस टू सप्लायर, जी ये भी हमारा एसेट वाली साइड पर आ रहा है, 60 से 78 हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन सप्लायर 18 आउटफ्लो डन। फिर आगे चलते हैं जी, ट्रेड पेएबल, याद रखें इस सवाल की आखिरी लाइन पढ़ें, अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में है असाइनमेंट, इस क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़ें, ट्रेड पेएबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹14 million अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जी इसके क्लोजिंग बैलेंस के अंदर 14 की अमाउंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की है, तो आपको पता है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पोर्शन है, वो यहाँ पे नहीं चेंज लिखेंगे, तो 180 में से 14 माइनस करके डिफरेंस लेना है आपने। अब डिफरेंस लो जरा, ओके की बात 36, मतलब आपने जो डिफरेंस लेना है 180 में से 14 माइनस करना है, उसके बाद डिफरेंस लेना है, तो इंक्रीज इन पेएबल 36 इनफ्लो, उसके बाद एक्रूड एक्सपेंस है 43 से 48 हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन पे एक्रूड एक्सपेंस कितने का आ गया 5, खत्म होगी बात। चलें जी, इंक्रीज हो तो याद रखें प्लस करते हैं लायबिलिटी के अंदर, और अगर डिक्रीज हो तो माइनस करते हैं प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, प्रॉफिट आफ्टर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया 61, टैक्स तो है ही नहीं क्योंकि लॉस हो रहा है, इंटरेस्ट पे किया है हमने। सर ये सप्लायर हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं तो ये ऐड नहीं होंगे? तो ऐड ही तो किए हैं। अच्छा सप्लायर देखो ये एडवांस टू सप्लायर है, ये हमारा एसेट है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है एक तरह के, जो एडवांस टू सप्लायर है ना ये एक्चुअल में प्रीपेड है, सप्लायर को आपने एडवांस में पैसे दिए हैं, तो प्रीपेड तो हमारा करंट एसेट है ना। ओके सर, ओके सर। चलें जी वर्किंग नंबर 4 पे आ जाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बना लेते हैं, इंटरेस्ट पेएबल, ये वर्किंग का नंबर आगे पीछे हो सकता है, परेशानी हो ना जी। इंटरेस्ट पेएबल का ब्रॉडन कितना है 1 ये उस लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट पेएबल का ब्रॉडाउन और कैरी डाउन करंट मैच्योरिटी लोन के अंदर मौजूद है, सवाल आपके सामने है ना, सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट देखें, सेकंड लास्ट अपने सवाल में उसने कहा है करंट मैच्योरिटी के लोन के अंदर 5 मिलियन से इंटरेस्ट पेएबल है और पिछले साल 1 मिलियन था,
और इस साल का इंटरेस्ट हमने वर्किंग नंबर 1 से फाइंड किया था 24, याद आ गया, जो ऊपर एडजस्ट किया है एडजस्टमेंट में। तो बाकी जो डिफरेंस होगा वो किस नाम से आएगा, कैश पेड। तो बताया जनाब इंटरेस्ट पे कितना किया हमने, लो जनाब नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ गया जनाब, 41। ये हमारी इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी होगी। अब हम जल्दी से आ जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए जल्दी से नॉन करंट एसेट का लेजर बनाओ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का भी लेजर बनाओ, और इंश्योरेंस क्लेम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। 2 लेजर बनेंगे, एक लेजर बन जाएगा जनाब नॉन करंट एसेट्स का, हाँ जी, सवाल के अंदर ब्रॉड ऑन गिवन है 848, ब्रॉड ऑन 848, कैरीड ऑन 820, डन। अब एक डिस्पोजल भी है जिसकी कॉस्ट थी 75, क्लोज करेंगे, हमारे पास 47 से बैलेंसिंग फिगर आ गई, डन। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे इस टाइम कितना पैसा लगा वो भी देख लो। ब्रॉड ऑन है ही नहीं, कैरीड ऑन है, कैरीड ऑन कितना है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का कैरीड ऑन है 84, जिसमें से पेबल है 14, उसने सवाल के अंदर बताया है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो जो इंफॉर्मेशन किसी भी एसेट की गिवन हो पहले लिखते हैं, उसके बाद एंड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैश के नाम से आएगी। और वैसे भी अक्ल वालों के लिए तो छोटी सी बात थी, 84 हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में लगा है और 14 महीने अभी देना है, इसका मतलब पे 70 किया होगा। लो जनाब परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 47, कॉस्ट इनकर्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 70, उसके बाद है कैश फ्रॉम डिस्पोजल। लो जनाब 35 मिलियन वाला एसेट 17 के गेन पे बेचा, बुक वैल्यू थी 35 मिलियन और उसको बेचा कितने का, 17 के गेन पे, तो इसका मतलब है 52 का सेल किया होगा। कितने का सेल किया होगा, 52 से, राइट। और इंश्योरेंस रिसीव भी तो की है, इंश्योरेंस रिसीव जो पिछले साल 31 थी, ये साल 0 हो गई, इसका मतलब है सारी की सारी इंश्योरेंस रिसीव कर ली, राइट। और ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, उसकी वजह खास क्योंकि ये कैश फ्लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की एलिमेंट था। चलो जनाब नेट बता दो कितना आ गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नेट 34 से आउटफ्लो, डन।
जल्दी से फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे आ जाए। फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे अगर आप देखें तो 10 रुपए का एक शेयर था, उसने खुद ही कहा हुआ है कि 35,500 से 700 आपका शेयर कैपिटल हो गया, और नीचे उसने बताया हुआ है कि आपने 200 मिलियन के शेयर इशू किए हैं। ये देखें 20 मिलियन, तो 10 रुपए के हिसाब से 200 ही तो बनेगा। तो इसमें कोई और बात ही नहीं गिवन, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। और आपको पता है कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन और बताई होती तो फिर लेजर बना लेते। सिंपल इंक्रीज, और शेयर प्रीमियम डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम या डिस्काउंट, इंक्रीज इन डिस्काउंट, वो आउटफ्लो हो जाएगा। फिर उसके बाद लोन का लेजर बना लेते हैं, लोन का लेजर बना लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि लेजर जब बनाते हो ना लोन का, तो उसमें करंट मैच्योरिटी लोन भी ऐड कर दिया करो। चले जनाब, आओ जरा, ओपनिंग लोन है हमारे पास 210 प्लस 40 माइनस 1, 210 प्लस 40 माइनस 1। ये 1 में माइनस क्यों कर रहा हूं, किसी को आइडिया है? टेबल्स का पड़ा हुआ है। ये इंटरेस्ट पेएबल उसके अंदर शामिल था। 210 में 40 प्लस किया, जो इंटरेस्ट पेएबल उसके अंदर मौजूद था वो हमने माइनस कर दिया। सेम कैरिड ऑन में ऐसा करो, 175 प्लस 43 माइनस 5, 213। क्या किया हमने, 175 में प्लस कर दिया 43 और माइनस कर दिया 5 जो पिछले साल का पड़ा था। क्लोज कर दें। डेबिट साइड पर आएगा तो लोन पे किया है, और क्रेडिट साइड पर आएगा तो लोन रिसीव किया है। पे कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं? लोन पेड। डिविडेंड, डिविडेंड यहां पर भी हमेशा पेड ही आता है। लो जनाब, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 74। हाँ जी, नेट इंक्रीज आ रहा है डिक्रीज आ रहा है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 81। ऐड कर देंगे इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जी मेरे भाई, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है 112। और ये किसके बराबर आ गया, एक क्लोजिंग। ओके होगी बात। चले मेरे भाई, जल्दी से आप सब लोग नमाज अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद दोबारा फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने आपको एमसीक्यूज जो हैं इससे रिलेटेड वो करवाने हैं, प्लस मैंने आपको करवाना है वो नॉन कंटेस्टेड का सवाल। और वकास भाई पूछ रहे हैं कि सर डिविडेंड कैसे आया। वकार भाई उसने कहा था कि 10% डिविडेंड है फाइनल, और फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे लेते हैं, तो इसका 10% लिया तो 50 आ गया। ठीक है जनाब, दोबारा क्लास इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 6:15 to 6:20 के दरमियान में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुछ लोग
सर जी जल्दी थोड़ा करें। सा जूम आउट कर दें। सर जी थोड़ा सा जूम आउट कर दें। कर देते हैं जूम आउट भी कर देते हैं। सर अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे जैसे इंटरेस्ट रिसीव लिखते हैं। चलें जनाब, ये जूम आउट कर देते हैं थोड़ा सा ये क्वेश्चन। सेल प्रोसीड कैसे फाइंड करनी? कैश रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल। देखो या तो आप उसका लेजर बना लो, लेजर नहीं बनाना तो फिर तो सिंपल ये है कि बुक वैल्यू में गेन ऐड कर दो। ठीक है, चलें जनाब, अजान भी हो रही है, अस्सलाम आप वालेकुम लोग सर। नमाज अदा कर लो। जी वालेकुम सलाम। सर जो कल क्वेश्चन आपने कहा था इम्पेयरमेंट लॉस वाला, सर उसने अपने प्री टैक्स लिया था, वो क्यों लिया था? पोस्ट टैक्स भी था उधर। नमाज के बाद बात करें। जी सर। ठीक है, ओके, अल्लाह।